आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के ब्यावर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभा को संबोधित कर रहे हैं। महानता के गुण सीखने लगे थे। बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान शस्त्र विद्या और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में निपुण थे। वे अपनी वीरता धनुर्विद्या के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। इसीलिए तो वो धर्मपरायण थे। इसीलिए तो उन्होंने 16 बार ऐसे मोहम्मद गौरी को छोड़ा, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, धर्म के आधार पर चलते थे। वो कहते थे कि सामने कोई आकर के खड़ा हो जाता है, अपने प्राणों की भीख मांगता है, तो उनके अंदर दया आ जाती थी। और इस तरह से उन्होंने 16 बार उस मोहम्मद गौरी को छोड़ने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली और अजमेर की गद्दी को संभालने का काम किया। और उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम किया और उन्होंने जिस तरह से आदाताइयों को खदेड़ने का काम किया, उनसे कभी भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने दया का भाव दिखाया तो उन्होंने ही दिखाया कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपने देखा होगा एक बार अगर किसी तरह से पराजय हुई तो उनकी क्या स्थिति हुई, लेकिन अंतिम क्षण तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंतिम क्षणों में भी उसको समाप्त करने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हिंदू हृदय सम्राट राय पिथौरा जैसे उपनामों से पुकारे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला था। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों को बार बार निष्फल किया। और जैसा मैंने कहा जाता है, मोहम्मद गौरी को 18 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था और उसे 17 बार हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को 17 बार हार का सामना करना पड़ा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 1121 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था और यह विजय भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ छल कपट नहीं होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। वो भी बदलने वाले थे, लेकिन स्थिति जिस तरह से बदली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक युग थे। उनकी वीरता के किस्से लोकगीतों में गाए जाते हैं। वह युद्ध भूमि में शेर की तरह लड़ते थे और उनकी तीरंदाजी की मिसाल आज भी दी जाती है। और चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो उनकी वीरता का परिचय देने वाला उत्कृष्ट ग्रंथ भी आपने देखा हो। पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे। वह आज भी जन जन के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी गौरव गाथाएं जानने के लिए इतिहास की गहराइयों को समझना होगा। और आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, और मेरे से बड़े जो उम्र के लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा, हमारे गांव गांव में नाटक होते थे। छोटे छोटे उनके माध्यम से गांव में उस वीरता को दिखाते थे कि हमारे पृथ्वीराज चौहानों, अमर सिंह राठौरों और ऐसे हमारे उन महान विभूतियों के नाटक दिखाते थे। और जो परिदृश्य आता था और वह परिदृश्य देखने लायक होता था, आने वाली पीढ़ी को उसकी जानकारी मिलती थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों की गुलामी झेली, हजारों सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से हार नहीं मानी। और आज आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आज ये युग है, ये आपका है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। हमें यह दिखाना है कि हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर चलने वाले हमारे वो महान पुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमें चलना है। हमारी माता बहनें जिस तरह से आज हमारी माता बहनें हर क्षेत्र में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माता बहनों को आगे करते हुए उनकी जो योजना है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा सशक्त समाज हो, हमारी पढ़ी लिखी हमारी बहनें हो, हमारा पढ़ा लिखा समाज हो, तो हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, ये 21वीं सदी
बदलते हुए 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हमारी सदी आगे बढ़ रही है। आज दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है। आज तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने पहले ही आकर के सबसे पहले अगर उन्होंने काम किया तो किसानों का काम किया। 17 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर कैबिनेट की पहली बैठक होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है तो पहला निर्णय यह लिया जाता है कि मेरे उन गरीब भाइयों को, मजदूर भाइयों को 3 करोड़ आवास के मकान बनवा करके देना है। 3 करोड़ मकान बनवाने का काम पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने का काम, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आपने देखा होगा जिस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी भी सरकार ने आपका हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि आने वाले समय में हम गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने हमारे 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और 1 जनवरी को 450 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने जो किसानों के लिए हमने कहा हमारी केंद्र की सरकार 6,000 रुपए देती है, हम उसमें बढ़ा करके हम भी देंगे, तो तुरंत हमने 2,000 रुपए पहली किस्त में, पहली चरण में हमने 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया है। और अभी अभी आपने देखा होगा लगातार हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। अभी आचार संहिता हटी है और सबसे पहले हमने तृतीय श्रेणी में जो हमारी माता बहनें हैं उनको 50% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, आज निर्णय लेते हैं, हमने जो कहा है वो कह करके बताते हैं। हमारा जो संकल्प पत्र था हमने 45% संकल्प पत्र हमने 90 दिन में पूरा करने का काम किया और अभी हमारा संकल्प पत्र पर हमने काम प्रारंभ किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से हमारी माता बहनों के लिए समर्पित है। हमारे युवा, हमारे गरीब, हमारे मजदूरों के लिए समर्पित है। हमने जो आपसे वायदे किए हम वो पूरा करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि इस क्षेत्र की जो स्थिति है, आप इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय उमाशंकर जी भाई साहब कितने दिनों से आपके यहाँ लग रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जरा हमारे पूर्वजों को देखिए, पूर्वजों को देखिए, उन्होंने कितने संघर्षों के बाद हार नहीं मानी और वो लोहा लेते रहे। अरे भाइयों, अब तो स्थिति ऐसी है कि आप आगे बढ़िए, काम करिए, आगे बढ़ते हुए आने वाले बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा दीजिए। आप, हमारी ये सरकार आपके लिए हर तरह से कटिबद्ध है। हम किसान और मजदूरों के लिए जिस तरह की हम योजना लेकर के आए हैं, लगातार आपने देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न के माध्यम से अन्न दे रही है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती है उनको भी आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। हमने 1,000 रुपए से पहली किस्त में 1,150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमें पता है हमारी बुजुर्ग माता बहनें, हमारे बुजुर्ग जो है वो जब और बहन बेटी अपने की मां आती है तो हमारे किसकी तरफ देखती है? आती है ना हमारी बहन बेटी। जब हमारी बहन बेटी हमारे घर आती है तो हमारी माता बहनें कुछ देती है कि नहीं देती? जब जाती है वो देती है ना। तो हम यही बात सोचते हैं कि अगर हमारे भाई को, हमारी माता को, हमारे पिताजी को अगर पेंशन मिलेगी तो उस पेंशन से उसकी सेवा भी होगी। क्योंकि वो वादे हैं कि हर महीने 1150 रुपए आते हैं। आने वाली हमारी उस बेटी का सम्मान मिलेगा, उसको 2, 5, 10 रुपए भी हमारी दादी देगी तो वो भी घर जाके कहती है कि दादी जी ने जेब में से निकाल के 10 रुपए 20 रुपए दिए।
हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है, इन सामाजिक व्यवस्थाओं को हम कैसे बनाए रखें, यह भी आवश्यकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अभी अभी मेरे को माननीय भाई साहब ने कहा, मैं यहां आया हूं तो मैं कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए व्यवहार के अंदर, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लखपति दीदी योजना से मैं बहुत प्रभावित हूं। हमारी स्वयं सहायता समूह की 40 लाख महिलाएं जो सहकारिता विभाग में पंजीकृत हैं, 1000 फेडरेशनों से जुड़ी हुई हैं और 1000 फेडरेशन पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से बन रहे हैं, महिलाओं की ये फेडरेशन उन्हें लखपति दीदी बनाने हेतु प्रयासरत है। मैं भारत सरकार के सहयोग से देश का प्रथम महिला निधि बैंक जो सहकारिता विभाग में पंजीकृत वित्तीय संस्था है के द्वारा लखपति दीदी बनाने हेतु महिलाओं को 2.5 इतने सस्ते में प्रतिशत में ब्याज मिलता है, जिससे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारी बहनें काम करती हैं। यही नहीं, हमारी एक स्वयं निधि योजना है। उस स्वयं निधि योजना के माध्यम से पहले हमको 10,000 रुपए मिलते हैं, उसकी ब्याज नहीं दी जाती है। 10,000 रुपए का काम पूरा किया, अगर वो बढ़ दिए तो 20,000 रुपए मिलते हैं। अगर 20,000 रुपए बढ़ दिए तो फिर उसके 50,000 रुपए मिलते हैं। अगर 50,000 रुपए उसके बढ़ जाते हैं तो 1 लाख रुपए मिलता है, और 1 लाख रुपए बढ़ जाते हैं तो उसको 2 लाख रुपए तक मिलते हैं। उसकी कोई ब्याज नहीं होती है, सिर्फ वो अपने काम के माध्यम से उसको ठीक प्रकार से करें तो उन बहनों को इस तरह की योजना मिलती है। मैंने मेरी 2 बहनों को देखा था, उन्होंने 10,000 रुपए लिए थे। उनके पिताजी एक संस्था के सामने ढकेल पर चाय बना करके बेचते थे। उनको 2 बहनें थी, उनके मन में आया कि हम कुछ और बनाएं। उन्होंने 10,000 रुपए का स्वनिधि से उन्होंने लोन लिया और उन्होंने 1.5-2 महीने के अंदर वो 10,000 रुपए चुका दिए, क्योंकि वो उस दुकान पर टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह रखने लग गए और धीरे धीरे उन्होंने उसको भी चुकाया। आगे चला तो उन्होंने उसमें एक छोटी सी दुकान लगा करके उन्होंने और नाश्ते का सामान प्रारंभ कर दिया और उन्होंने 50,000 रुपए ले लिए। 50,000 रुपए भी चुका दिए, उन्होंने 1-1 लाख रुपए भी ले लिए। अब उस बगल में एक दुकान पर दोनों बहनें ने एक दुकान किराए पे ली और पिताजी को भी ले लिया और उन्होंने 2-2 लाख रुपए लेकर के 4 लाख रुपए में एक बहुत बढ़िया दुकान चला करके अपनी आमदनी बढ़ाने का काम किया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके डेवलपमेंट के माध्यम से, स्वनिधि रोजगार के माध्यम से वो हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए, हमारे युवाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। आज मैं यहाँ इसके लिए घोषणा करता हूं कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा यहाँ क्षेत्रीय विकास योजना जिला नवाचार के माध्यम से एक सेंटर खोलने की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। वो सेंटर उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो यहाँ ब्यावर और ओरपा क्षेत्र में हमारी महिला उत्थान के लिए काम करेगा। अंत में मित्रों, मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारें तो खूब आती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आपने देखा है, 2014 के बाद जो देश में जिस तरह से विकास की योजनाएं हो, गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा है, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आपने देखा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हम सभी को मिलकर के ये तो करना होगा, एक साथ चलना होगा, चल करके उन योजनाओं का लाभ लेना होगा। मैं एक बात अंत में आपसे और कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, वो मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हम भी एक बात सोचें, हम इस देश के नागरिक हैं, हम नागरिकता का भान अपने आप में करें। हमारे बीच में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है, हमारी ऐसी माता बहनें रहती है, ऐसा कोई बुजुर्ग रहता है, ऐसा कोई गरीब रहता है, ऐसा कोई दिव्यांग रहता है, तो उसको लाइए,
नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाइए। उस योजना का पूरा पूरा उसको लाभ मिले, इसकी चिंता करना हर व्यक्ति का काम है, हर नागरिक का काम उनकी चिंता करना है। क्योंकि जब तक हर व्यक्ति, हर मनुष्य इस बात को नहीं सोचेगा कि इन योजनाओं का लाभ नीचे तक मिले, जब तक वो नहीं जाएगा। इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं, हम नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए, हमारे किसान की योजनाएं हो, इतनी योजनाएं हैं, लेकिन आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी ने मेरे को यहाँ बुलाया, मेरा जो मान और सम्मान किया, मैं पुनः वरवधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दाम्पत्य जीवन इनका सुखी और समृद्ध अच्छा हो। आप सभी लोग आए, आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आयोजकों ने जिस तरह का ये कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से मन प्रसन्न है कि जिस तरह के आयोजन होने चाहिए वो आयोजन आपने किया है और समाज में दिशा देने का काम किया है। और मित्रों, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, समाज बहुत बड़ा होता है, समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं उन पर हमें विचार करना होगा। अगर मैं विचार बदल करके उस समाज को आगे ले जाना होगा। अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, महाराज जी को एक प्रशस्ति पत्र आपके श्री कमलों से